हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है, सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में और कि नेशनल इनकम जो होता है वो कौन सा कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है, क्योंकि वो कैसे निकाला जाता है, पूरे 1 ईयर के लिए निकाला जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर निकाली जाती है, इसलिए वो फ्लो कंसेप्ट होता है। अब हमें सीखना है कि नेशनल इनकम, और चैप्टर 3 में हमने क्या सीखा था कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती हैं उसको हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज के बदले जो हमें फैक्टर पेमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। इस चैप्टर में तो उस थर्ड चैप्टर में हमने क्या समझा था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट क्या होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके मेथड्स पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में हमने 3 सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा था। पहला था हमारा प्रोडक्शन और एक था इनकम और थर्ड था एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों में से ही हमें ये नहीं पता कि इनकम पहले हुई कि प्रोडक्शन पहले हुआ कि एक्सपेंडिचर पहले हुआ। ठीक है, हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे या तो हम पूरे देश में क्या निकालें, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। अगर हम पूरे देश में जितनी भी लोगों को इनकम हो रही है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर ले, या फिर हम पूरे देश में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी भी मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है आपका वो है प्रोडक्शन मेथड। पहला है आपका प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। तो पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में जो प्रोड्यूसर यूनिट्स है उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि देश का जीडीपी कितना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, GVAMP इक्वल्स टू GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हम बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन। इसको बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको बोल रहे हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक तरीके का क्या होता है, परचेज होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि हमने 11th क्लास में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, देखिए वो तो हो गई आपकी इको की लैंग्वेज। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हमें जब ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, यहां पर क्या लिखते थे, सेल, यहां पर क्या लिखते थे, परचेज लिखते थे। ठीक है, यहां पर क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक। ये मैं आपको अकाउंट की लैंग्वेज से मैच करते हुए बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस अमाउंट आता था वो क्या होता था, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि ये क्या निकला हमारा, वैल्यू एडिशन, कि हमारा कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। देखो, अगर मैं सेल में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दूं और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दूं और परचेज को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना चाहूं, ठीक है, देखो ये तो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो देखो, अगर मैं बोलूं सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस परचेज और माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि मुझे प्रॉफिट मिल जाता था। ठीक है, हम जब 11th क्लास में सोल प्रोपराइटर के लिए अकाउंटिंग करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना होता था
तो हम कैसे करते थे, सेल में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते थे, उसमें से माइनस करते थे परचेज और माइनस करते थे ओपनिंग स्टॉक। तो यही सेल, और अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को एक साथ कंबाइन कर दूं और माइनस परचेज लिख दूं, तो मेरा सेम फॉर्मूला बन जाता है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, देखो कैसे बना, ये फॉर्मूला तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से बना, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा क्या है, वैल्यू एडिशन है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा वो क्या है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वही आपकी क्या है, परचेज है। लेकिन परचेज का मतलब है कौन सी परचेज होना चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हो रहा, जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, जो आप गुड्स लेके आते हैं जिनको आप वैल्यू एडिशन करके सेल करते हैं, उसको हम परचेज बोलते हैं। ठीक है, मशीन वगैरह परचेज को हम परचेज काउंट नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही जनरेट हुआ है। वैल्यू एडिशन का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो हम 11th क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो ये फॉर्मूला मैंने कहां से बनाया, आपको यहां से बनाया है। ठीक है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को, और माइनस परचेज कर दिया। तो देखो ये परचेज ही क्या है, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है और वो सीड्स वगैरह लेके आता है। ठीक है, सीड्स लाता है, फर्टिलाइजर्स लाता है, ठीक है, कुछ इरिगेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं उसके। तो ऐसे कुल मिला के उसके फॉर एग्जाम्पल के लिए 200 रुपीज क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर करता है। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 200 है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या कहलाएगा ये, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और अगर वो इसको कितने में सेल कर रहा है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है, 300 में वो इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई, 300। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा आपका, अगर आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो 300 माइनस 200 यानी कि 100 का आएगा। और अगर हम इको की लैंग्वेज में बोले तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है, 100 का हुआ है, क्योंकि उसने 300 की सेल की है, और उस सेल के लिए उसने जो कंजम्पशन किया था, जो गुड्स उसने परचेज की थी, वो कितने की थी, 200 की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इको की लैंग्वेज में उसमें हम वैल्यू एडिशन बोल रहे हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट इसको कॉल करते थे। ठीक है, तो उससे मैंने आपको कंपेयर करके फॉर्मूला बना दिया है। तो अब आपको और इसको मैं एक्सपेंड करके बताती हूं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आया, वैल्यू एडिट क्या आया। इसको हम अगर अपनी हिंट के लिए लिखना चाहें तो आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आप इसको कंपैरिजन करें, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और इसको क्या लिख सकती हूँ, परचेज लिख सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको आईसी ही लिख दूंगी, यानी कि ये कौन सा है, परचेज है। ठीक है, यहां पर वैल्यू एडिशन का मतलब है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो उसने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीजें उसने परचेज की हैं वो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। अब सेल कैसे हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल का मतलब है आप विद इन कंट्री कर रहे हो, और एक्सपोर्ट का मतलब है आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हो। इसी तरीके से परचेज भी कैसे हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है और इंपोर्ट भी हो सकता है। देखिए आपको सेल अगर पूरी दी हुई है, देखिए आपको क्वेश्चन में अगर पूरी सेल दी है तो फिर हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सेल को ही पकड़ेंगे। अगर परचेज दिया हुआ है डायरेक्ट आपको, तो डोमेस्टिक परचेज को हमें नहीं लेना है, केवल हमें किसको लेना है, परचेज को लेना है। अगर इंडिविजुअली बोला गया कि एक्सपोर्ट इतना है, डोमेस्टिक सेल इतनी है, तो फिर हम दोनों को कंबाइन करके टोटल सेल को बनाएंगे। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज यहां पर कौन सी नहीं लेना है, असेट्स परचेज would not be considered as intermediate consumption, ठीक है। लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल फॉर्मूला है प्रोडक्शन मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम बोलते हैं जीवीएएमपी। जीवीओएमपी किसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपने परचेज किया हुआ है, और इस जीवीएएमपी को ही हम क्या कॉल करते हैं, जीडीपी एमपी। यही हमारा क्या होता है, जीडीपी एमपी भी होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको तीनों मेथड कैलकुलेट करवा दूंगी, फिर मैं आपको उसके सॉल्यूशंस करवाऊंगी। अगला है हमारा इनकम मेथड। पहला मेथड क्या था, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, अगर मैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी पर कमाई जाने वाली इनकम को प्लस कर लूं, और उसमें क्या प्लस कर दूं, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, NDPFC, ठीक है। फॉर्मूला नोट करते जाइए। NDPFC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इनकम जो होती है वो उसमें ना तो कोई डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ना ही कोई उसमें टैक्स प्लस होता है। तो इससे हमारा क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम निकलती है। इसको हम क्या कॉल करते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसको बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है वेजेस एंड सैलरी। अब जो वेजेस एंड सैलरी है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कैसे, जैसे कि आप सपोज दैट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं कैश के फॉर्म में, या फिर आप उनको कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, काइंड के फॉर्म में, तो वो भी आपकी सैलरी में काउंट होगा। सेकंड है आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन में जब आपको एम्प्लॉयर मिले, ठीक है, तभी आपको प्लस करना है। एम्प्लॉय हो तो आपको प्लस नहीं करना है, ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। तो अगर एक एम्प्लॉयर सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्सनल बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सोसाइटी के लिए एक बिजनेसमैन कुछ काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता है, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर्स। तो वो क्या करता है, भले ही सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, पर उसको कहीं ना कहीं उसका जो है उसको उससे कहीं ना कहीं इनकम इनडायरेक्टली अर्न होती है, इसलिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं पर कोई भी चैरिटी कर रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है, या सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा काम कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसको ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाएगी
कि वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसको उसकी सर्विसेज के रिगार्डिंग उसको कोई पेमेंट्स नहीं होते हैं, तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करता है तो उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाता है। थर्ड है आपका रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब ये है कि जैसे आपने सर्विसेज दी होंगी, ठीक है, आपने कहीं पर जॉब की, आपने कहीं पर सर्विसेज दी, तो आपने कहीं पर कुछ सालों तक क्या दी, सर्विसेज दी, जिसके रिगार्डिंग आपको क्या मिल रहा है, रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन क्या है, आपकी सर्विसेज के बदले आपको पेमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में काउंट करते हैं। जबकि ओल्ड एज पेंशन, देखिए ओल्ड एज पेंशन कैसी होती है, ओल्ड एज पेंशन आपको तब नहीं मिलती है जब आपने किसी को कोई सर्विस दी होती है, वो तो आप ओल्ड हो गए हो, इसलिए गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, कुछ बेनिफिट्स दे रही है आपकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो सैलरी का पार्ट नहीं होती है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होती है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल रहा है तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होता है, वो आपका पार्ट तब होगा जब आपने किसी को कोई फैक्टर सर्विस दी हो और उसके रिगार्डिंग आपको फ्यूचर पेमेंट्स हो रहे हो, तब वो काउंट होती है। तो रिटायरमेंट पेंशन काउंट की जाती है, ओल्ड एज पेंशन काउंट नहीं की जाती है। ये हो गया आपका कंपनसेशन एम्प्लॉइज। ध्यान रखना इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, वेजेस एंड सैलरी, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वर्ड पर ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का नहीं इंक्लूड करना है, एम्प्लॉयर का इंक्लूड करना है। सेकेंड है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। देखो ये सैलरी हो गया, ये हो गया आपका रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो रेंट, अगर आपने किसी को बिल्डिंग रेंट पर दी है और अगर आपको कोई इनकम हो रही है उससे, तो वो इनकम का पार्ट होती है, ठीक है। इम्प्यूटेड है, आपका है, तब भी वो काउंट होता है। तो रेंट आपका देखो 2 तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, जैसे मैं बोल रही हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, लैंड है, आपने किसी को रेंट पर दी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बुक पब्लिश करती हूँ, मैं एक जो है पोइटर हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, उसके बदले रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बदले आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले आपको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, न्यूज रिपोर्टर हूं तो मैं न्यूज देती हूँ, तो इस तरीके से मेरी क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो मुझे रेंट मिलता है। तो ये हो गया आपका रेंट का पार्ट। फिर है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो उसके भी 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड प्लस कारपोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ टोटल, और तो उसमें से क्या हुआ, आपने अपने शेयर होल्डर्स को 30 रुपीज क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कारपोरेट टैक्स भी भर दिया 10 रुपीज, तब आपके पास कहीं जाके 60 रुपीज का प्रॉफिट बचा। तो इस प्रॉफिट पर, ये जो एक्चुअली प्रॉफिट है वो है आपकी क्या है, ये पूरा का पूरा जो है वो किस में काउंट होगा, आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में। चाहे आपने डिविडेंड दिया हो, चाहे कारपोरेट टैक्स हो, ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। फिर थर्ड है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में तो कुछ ऐसा कोई अलग से कुछ है नहीं है, इंटरेस्ट अपने आप में इंटरेस्ट ही होता है। फिर आता है लास्ट आपका मिक्स्ड इनकम, ये दोनों नोट कर लीजिएगा आप।
फिर आता है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब है कि जैसे सपोजिट आप अपनी ही जगह पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप खुद से एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आप खुद से क्या है, एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद ही अपनी जगह पे काम करते हैं तो आपको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर वो इनकम में काउंट होगी, ठीक है, चाहे भले ही आप अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेंट है, या फिर आप खुद से ही क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल लगा रहे हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन खुद से अगर हम कैपिटल लगाते हैं तो हम भी एक अपना एक इंटरेस्ट काउंट करते हैं। इंटरेस्ट हो गया आपका, फिर आप रेंट, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, और आप खुद से ही क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो वो आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो ये सब अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट होती है, मिक्स्ड इनकम। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिक्स्ड इनकम क्या दी जाएगी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट उसकी वैल्यू दी जाएगी, ज्यादा आपको डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा डिटेल जो मिलेगी आपको वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में और ऑपरेटिंग सरप्लस में देखने को मिलेगी। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका इनकम मेथड। थर्ड मेथड करेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में अगर मैं चारों सेक्टर, देखो एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, चार सेक्टर थे हमारी इकोनॉमी में। हाउस होल्ड पढ़ा था हमने, ये हाउस होल्ड होता है, फर्म होती हैं, कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है, फर्म एक्सपेंडिचर करती है, हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करती है, करता है। ये चार लोग क्या करते हैं, चारों सेक्टर क्या करते हैं, चार तरीके के सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं इन चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर को प्लस कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। क्या मिल जाएगा मुझे, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो हाउस होल्ड के सेक्टर को क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट, सॉरी इसको बोलेंगे हम हाँ प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट फाइनल चार तरीके के बताए मैंने आपको, चार तरीके के सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों ही एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर फर्म के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना किया है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपेंडिचर हो गया, ये हाउस होल्ड का हो गया, ये फर्म का हो गया, ये गवर्नमेंट का हो गया। तो उसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। इसको लिखें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। इसको लिखेंगे तो जीएफसीई, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब बाकी और किसी का नहीं होता है, डायरेक्ट इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये किस किस चीज से बनता है, देखो ये किसका है, फर्म का है। जब फर्म का है तो फर्म क्या करती है, दो तरीके से एक्सपेंडिचर करती है। एक तो वो क्या करती है, फिक्स्ड पर पैसा खर्च करती है, और दूसरा किस पर खर्च करती है, इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक पर, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या है आपका, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हमने समझा ही था,
कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जितनी भी आपकी फिक्स असेट हैं जो इंक्रीज हुई हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन। और ये है आपका चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री। तो ये अगर आपको अलग अलग दिया है तो आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, दोनों को प्लस करके लिखेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो फिर आपको यही लेना है। अगर आपको फिक्स्ड अलग दिया है और इन्वेंट्री अलग दी है तो फिर आपको ये दोनों को प्लस करके लिखना है, क्योंकि ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड नहीं है ये, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक का भी हो रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन असेट्स का भी हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये किस किस चीज का कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स असेट का भी है और स्टॉक का भी कैपिटल फॉर्मेशन की, मतलब चेंज इन कितना हुआ है आपकी असेट्स में और कितना चेंज इन हुआ है आपका इन्वेंट्री में। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये है हमारा लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों हो गए हमारे कैलकुलेट करने की। हालांकि इनकी और जो छोटी छोटी बातें हैं वो अलग से आप अलग से वीडियोस में हम देख सकते हैं, पर ये तीनों मेथड हैं हमारे कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम के। अब इनके साथ क्या होता है कि एग्रीगेशंस होते हैं कि हो सकता है वो आपसे जीडीपी एमपी ना पूछे, हो सकता है वो आपसे एनडीपी एमपी पूछ ले, तो आपको इसके लिए थर्ड चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको इसके कन्वर्जन्स आने चाहिए, एग्रीगेशंस आने चाहिए। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से तीनों मेथड्स कैलकुलेट करके बता दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको और बहुत डिटेल में बताऊंगी तो फिर आपके भी ऊपर से निकल सकता है, दिमाग से निकल सकता है। इसलिए अभी आप इनके लिए इनको तीनों मेथड के फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट करो, अच्छे से उनको समझो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको इनके सॉल्यूशंस वीडियो भी बना के दिखाऊंगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।